हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन देखते हैं पहला। देखो, हमारे पास यहाँ पर आगे पेंडुलम की बात आ गई है ना। तो देखिए, हम लोग ना दो तीन चीज़ क्लियर कर लेते हैं ना। सबसे पहली बात तो एक होता है आयाम, एक होता है आयाम, एक होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल और एक होती है आवृत्ति। इन तीन चीज को एकदम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले ना। अगर कोई मूवमेंट कर रहा है ना, जैसे अगर हम लोग एक पेंडुलम है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ वापस आया, उसके बाद इस पार जाएगा, उसके बाद फिर वापस आ जाएगा। ऐसा ही गति करता है पेंडुलम। तो पेंडुलम जो है वो यहाँ से एक पॉइंट तक के हाईएस्ट पीक, इस साइड के हाईएस्ट पीक पे पहुंचा, फिर इसको बोलते हैं माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक गया, एक साइड के मैक्सिमम पॉइंट तक गया, उसके बाद फिर वापस आया मीन पॉइंट तक। तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा, वो उसका कहलाता है आयाम। ठीक है, उतना उसका आयाम कहलाता है। अब आवर्तकाल, एक साइकिल पूरा करेगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस से मीन पोजीशन पे आया। मतलब दोनों साइड जब मूवमेंट कर लेगा, पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो उसको जितना टाइम लगेगा एक बार कंप्लीट करने में, एक बार उसको यहाँ से यहाँ ऐसे वापस आने में जितना टाइम लगा, उसी को बोलेंगे उसका आवर्तकाल। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, एक सेकेंड में, मतलब हमारे पास टाइम है एक सेकेंड, एक सेकेंड में कोई मतलब जैसे अगर ये पेंडुलम की बात करें ना, तो एक सेकेंड में ये पेंडुलम जो है वो कितने बार घूमता, मतलब कितने बार ये मतलब अपना जो सर्कल, मतलब साइकिल जो है पूरा कर रहा है। साइकिल पूरा करना मतलब एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, यहाँ इसके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, इसके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, उसके बाद फिर मेन पोजीशन में वापस आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ये हुआ हमारा एक साइकिल। ठीक है, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही साइकिल, हाँ, मतलब ऐसे ही अलग अलग साइकिल करते जाएगा। ये एक साइकिल हुआ, दो साइकिल होगा, तीन साइकिल होगा, चार होगा, पांच होगा। मान लेते हैं एक सेकंड में वो ऐसा घटना तीन बार कर लेता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3। तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 3। एक सेकंड में 3 बार वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमारे क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया, लंबाई बढ़ाने पर लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। लंबाई हम लोग बढ़ा देंगे ना। देखो, अगर हम लोग के पास लोलक मतलब क्या होता है, पेंडुलम कोई बोलते हैं ना। हमारे पास एक ये इतना छोटा सा लोलक है, पेंडुलम है, और एक है ये वाला पेंडुलम है। अब बताओ, ये वाला यहाँ से यहाँ ऐसे वापस आने में कितना कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं इसको 2 सेकंड लगेगा, बट ये वाले को यहाँ से यहाँ आने में, फिर यहाँ से यहाँ आने में, फिर यहाँ से वापस आने में, इसको कम से कम 2 सेकंड से तो ज़्यादा ही लगेगा। मान लेते हैं अगर 6 सेकंड लग रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। मतलब अगर लेंथ बढ़ गया तो फिर उसकी क्या, उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम लोग, सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, द्रव्यमान कुछ भी रहे अगर, क्योंकि उसके पावर से उसको तो क्या मतलब है, उसको टाइम से मतलब है ना, उसकी आवृत्ति, उसको फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला कथन गलत, ये वाला कथन भी क्या है, सही है। इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो पहला और दूसरा दोनों सही, किसमें, सी में है। हमारा आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण द्रव की बूंद गोलाकार आकृति में होती है। गोल गोल क्यों रहता है, उसको हम लोग गूंथ देते हैं ऐसा करके, गूंथते करके नहीं। देखो, गुरुत्वाकर्षण देख लेते हैं ना, सबका सब बल को देख लेते हैं। एक है तो गुरुत्वाकर्षण बल, एक है प्रत्यास्थ बल, एक श्यान बल और एक पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, नीचे गिराने की कोशिश करता है। ठीक है, नीचे पहुंचे वैसा कोशिश करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो यहाँ पर इसके बूंद के गोल होने का कारण नहीं है। प्रत्यास्थ बल मतलब अगर हम लोग किसी वस्तु को, जैसे हमारे पास रबड़ है, ठीक है, रबड़ को हम लोग खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचे, तो उसके बाद फिर छोड़ देंगे, फोर्स को हटा देंगे, तो वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। बट एक टाइम पे क्या आएगा, जब हम लोग एकदम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे ना, तो वो मतलब उसका जो लिमिट रहेगा ना, उससे ज़्यादा हम लोग फोर्स लगा दिए,
तो फिर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वो टूट जाएगा, तो वो प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये हो गया प्रत्यास्थता ना, प्रत्यास्थ बल, जितना हम लोग बल लगा रहे हैं उसको खींचने में, वो हमारा प्रत्यास्थ बल हो गया। तो ये तो हमारा इससे भी लॉजिक नहीं बनता द्रव की बूंद का। श्यान बल क्या होता है, मतलब देखो जो जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ना, उसके गाढ़ेपन के कारण अगर कोई बल है, बल लग रहा है ना, तो वो उसका श्यान बल रहेगा। तो यहाँ पर भी उसका लॉजिक नहीं आता। तो हमारा क्या है, पृष्ठ तनाव, उसके ऊपर सरफेस टेंशन लगता है, अर्थ से फोर्स लग रहा है, बाहर ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो चारों साइड से, जैसे हम लोग लोई गूंथते हैं तो क्या होता है, मतलब रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी के लिए क्या करते हैं, लोई गूंथना पड़ता है। हम लोग लिए छोटा सा, मतलब इरेगुलर रहेगा पहले, तो उसका फिर हम लोग गोल गोल ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल करते जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें वो पूरा पूरा गोल शेप आ जाएगा। रसगुल्ला भी ऐसे ही बनता है। तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रॉपर शेप में आ गया, गोल हो गया। वैसे ही क्या होता है, द्रव की बूंदों में भी क्या लगता है, पृष्ठ तनाव लगता है, सरफेस टेंशन लगता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण। ठीक है, जो बूंद रहेगा ना, वो तेल के सरफेस पे, ठीक है, बूंदों का यहाँ पर जलीय बूंदों का होना चाहिए, ठीक है, तेल के पृष्ठ पे नहीं चिपकता। तो हमारे पास ना चिपकने और ना चिपकने के पीछे ना हमारे पास दो बल रहते हैं। एक होता है सहसंजक बल होता है, और एक होता है असंजक बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एक जैसा अगर कोई द्रव है ना, मतलब एक जैसा द्रव है या एक जैसा मटेरियल है, तो उसके ऊपर लग रहा है, जैसे तेल और तेल के बीच अगर लग रहा है, दोनों तेल तेल है, दोनों के बीच लगेगा तो उसको बोलेंगे सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। और अगर दो अलग अलग सरफेस है, जैसे हमारे पास एक तेल है और एक है पानी, दो अलग अलग सर्फ, मतलब दोनों का गुण जो है अलग अलग है, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है। तो ऐसे अलग अलग पदार्थों पे जब बल लगता है ना, दो अलग अलग पदार्थ के कणों के ऊपर बल जो लगता है, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, वो होता है हमारा एडहेसिव फोर्स या फिर आसंजक बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अभाव रहता है, बल तो है, इतना बल तो लगना चाहिए, मतलब अलग अलग सरफेस, मतलब अलग अलग हमारे पास अलग अलग सरफेस है हमारे पास, तो अलग अलग इस पे ऐसा लगना तो चाहिए, बट ये लगता ही नहीं है। मतलब अगर जिसके में लग जाएगा ना, मान लेते हैं जैसे नींबू पानी और साधारण पानी, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा। सोडा है और पानी है, तो दोनों के बीच भी एडहेसिव फोर्स लगेगा, इसलिए वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, जो मिक्स नहीं हो पाया ना, मतलब वहाँ पर एडहेसिव फोर्स नहीं है, मतलब आसंजक बल नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, आसंजक बल का अभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें केशिकत्व नहीं है। केशिकत्व मतलब इंग्लिश में होता है कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी क्या होता है, जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं दीपक, ठीक है, ये दीपक है, ठीक है, ये दीपक है, इसमें तेल डला हुआ है, और इसमें क्या होता है, बत्ती बत्ती का एक भाग यहाँ ऊपर रहता है, एक भाग यहाँ पर नीचे रहता है। अब होता क्या, इसको जलाए दीपक को हम लोग, ठीक है, दीपक या बत्ती जल गया। अब बत्ती जल गया, अब यहाँ पर इसका जहाँ यहाँ पर जो तेल रहेगा वो तो यूज हो गया, इसको और तेल चाहिए, नहीं तो फिर पूरा पूरा जल जाएगा। तो यहाँ पर से क्या होते रहता है, तेल का ना सप्लाई होते रहता है, और हम लोग को दिखाई नहीं देता, इतना बारीक पाइप जैसे वो काम करते हैं। तो वो पाइप जैसे काम कर रहे हैं ना, वही क्या कहलाता है, कैपिलैरिटी। और ये बहुत सारे जगह होते हैं, जैसे हमारे जड़ों में, पेड़ के जड़ में जो रहता है ना, उसमें भी केशिकात्व से क्या होता है, पानी ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हमारे पास यूजेस हैं। तो इसको बोलते हैं केशिकत्व। तो केशिकत्व इनमें से नहीं, किसमें, मतलब अगर केशिकत्व खत्म हो जाए तो फिर क्या नहीं होगा, तो कैरोसिन लैंप का उपयोग असंभव होगा, बिल्कुल सही बात। कैरोसिन लैंप जो होता है ना, पहले लैंप ऐसे लालटेन रहता था, तो उसमें एक तो वो भी ना, और वो एक क्या बोलते हैं, लोकल घर में भी बना लेते हैं, मतलब पहले बनाते थे, सिरप का जो बॉटल आता है ना, उस पे तेल डाल दी, मतलब मिट्टी तेल डाल दी, और ऊपर में बत्ती लगा देते थे, और उसको जब लाइट को जाता था तब जलाते थे। तो ये वाला हो जाता है कैरोसिन लैंप। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक तो वैसा दोनों टाइप से बनाते हैं ना, एक हमारे पास जो नॉर्मल ऐसे रहता था, ठीक है, ऐसे केटली जैसे ऐसा बना रहता था, ठीक है, तो वही है कैरोसिन लैंप। तो उसका उसमें भी क्या होता था, यहाँ पर तेल, वो बत्ती लगाए ना, बत्ती से ही तो होता था, जलता था। तो उसका उपयोग असंभव होगा, बिल्कुल सही बात बोलते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं, मृदु जल में उपयोग होने वाले स्ट्रॉ का उपयोग नहीं होगा। मृदु जल की बात ही नहीं है, कोई सा भी जल रहा है,
हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ये वाला बात तो गलत दे दिया है। अगला क्या बोलते हैं, स्याही सोखता का कार्य असंभव होगा। स्याही सोखता, ठीक है, स्याही सोखता मतलब क्या होता है, इंक गिर गया ना तो उसको सोखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। क्या होगा अगर हमारे पास इंक, जैसे हमारा वो गिर गया ना, पानी गिर गया, मान लेते हैं पानी गिर गया, पानी गिरेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पोछा कपड़ा लाएंगे पोछेंगे। सूखा रहेगा ना उसको हम लोग पहले उसके ऊपर रख देंगे ना तो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें। क्यों होगा, केशिकत्व के कारण, कैपिलैरिटी के कारण। तो वैसे ही स्याही स्याही जो होता है ना हमारा, इंक जो रहता है, इंक एब्जॉर्बर जो रहता है वो भी ऐसे ही काम करता है। इंक गिर गया वहाँ पर को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग वहाँ पर रख देते हैं, जो स्पंज को रख देते हैं, तो फिर वो क्या होता है उससे कैपिलैरिटी के थ्रू पहुंच जाता है। अब अगर कैपिलैरिटी नहीं रहेगा तो ये काम करेगा क्या, नहीं। तो पहला ये थर्ड बात भी सही है। पृथ्वी पर कोई भी पौधा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि जड़ किससे लेता है पानी, जो कैसा लेता है, केशिकत्व का यूज करके वो हमारा जो पौधा है वो पानी लेता है। तो हमारा क्या क्या सही है, पहला तीसरा और चौथा। तो इसमें कौन कौन सा है, पहला तीसरा और चौथा ये वाले में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं ना हम लोग, अगला आते हैं आगे। अगला हमारा क्या है, माइक्रोवेव में पाउच युक्त खाद्य पदार्थों को गर्म करने से पहले पाउच में महीन छिद्र किए जाते हैं। ठीक है, पाउच में छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, भाप जो है, भाप का जो जो प्रेशर रहता है, भाप के कारण जो प्रेशर बनेगा वो पाउच को फटने से रोकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, शरद ऋतु में यदि हम प्रातःकाल लोहे तथा लकड़ी के टुकड़ों को स्पर्श करें तब लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा महसूस होता है। क्यों, लोहे का जो वो रहेगा ना हमारे पास वो ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, जो लकड़ी होता है ना ऊष्मा का कुचालक होता है। लकड़ी क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, और लोहा जो है ये सुचालक है। अब सुचालक कुचालक क्या होता है, अगर हम लोग इसमें हम लोग हीट दिए और ये हीट को बहुत टाइम तक एब्जॉर्ब करके रखा, ठीक है, गरम कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी से समझ लो, गरम कर रहे हैं, इसको गरम किए ना तो बहुत देर तक ये गरम रहेगा। लेकिन अगर लकड़ी को हम लोग बहुत देर तक गरम करें, जला नहीं रहे ना, सिर्फ गरम कर रहे हैं, बहुत देर तक गरम कर रहे हैं ना, तो गरम एक टाइम तक होगा, उसके बाद फिर वो मतलब उसके बाद अगर हम लोग उसको निकाल देंगे ना, गरम करने वाले इक्विपमेंट को साइड कर देंगे, तो फिर ये गर्म होना मतलब ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, बट लोहा जो है सुचालक होता है, तो इसको ठंडी दो चाहे गर्मी दो, ठीक है, तापमान तो तापमान है, कम हो चाहे ज़्यादा हो, तापमान तापमान है। ठीक है, तो इसको ठंडा कर देंगे ना अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे गर्मी गर्मी देना तो ऐसा हुआ, ठंडा करेंगे ना तो भी वैसे ही होगा, ठंडा करेंगे तो भी लोहा बहुत देर तक ठंडा रहता है, और लकड़ी जो होता है जल्दी से इसका ठंडापन खत्म हो जाता है। अब उसके पीछे कारण क्या है, लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के टुकड़े के ताप से कम होता है, गलत बात। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का कुचालक होता है, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, अब भी देखें हम लोग तो ये भी गलत। ठीक है, इसमें सही कथन को बताना है, लोहे का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से भारी होता है, भार का तो कोई यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा जो रहता है ना वो इसका उच्च रहता है, स्पेसिफिक हीट जो रहता है वो इसका हाई रहता है। अब अगला देखते हैं हम लोग, धातु का ताप दर्शाता है, धातु का ताप, कोई वस्तु गर्म क्यों होता है, पता है, जब हम लोग कोई भी वस्तु को गर्म करते हैं ना तो फिर क्या होता है, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे नैनो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से। जब ये लोग टकराते हैं ना, बार बार टकराएंगे, तो फिर क्या होता है, इस ये गति गति कर रहे हैं ना, गति के कारण टकरा रहे हैं। यहाँ मैं जब तक अगर यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ तब तक मैं किसी से नहीं टकराऊंगा, लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त सामने में खड़ा है, मैं जाके उससे टकरा गया, ठीक है, तब वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, ये क्या कर रहा है तू, मारेगा फिर मेरे को। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, तो वहां पर जब वो मेरे को मारेगा ना तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, मेरा गाल लाल हो जाएगा ठीक है, फिर मैं उसको मारूंगा, फिर उसका गाल लाल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पर, ऊर्जा मतलब ऊष्मा जो है वो बढ़ती जाती है, मेरा गाल लाल हो गया, उसका भी गाल लाल हो गया, फिर ठीक है वो अपने दोस्त लोग को और बुला के लाया, मैं अपने दोस्त लोग को बुला के लाया, उसके बाद फिर से घमासान हो गया, अब सबका गाल लाल हो गया, तो गाल लाल होता है तो क्या होता है, ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होता है, जो हमारा जो शरीर मतलब जो हमारा वस्तु है, वस्तु में भी यही चीज होती है, एक वस्तु दूसरे मतलब एक कण दूसरे कण से टकराएगा, ये और टकराएगा, टकराते टकराते ये लोग की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब टक्कर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, गति करेगा तब तो बढ़ेगा, गति करेगा तभी तो टकराएगा।
तो गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, क्या होता है, वस्तु मतलब वस्तु का ताप अगर हम लोग को पता चल रहा है ना, तो कैसे पता चल रहा है, अगर उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गया मतलब उसका ताप इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के प्रमेय के स्थान पर मतलब प्रमेय पर कार्य करता है, एवोगैड्रो परिकल्पना पर कार्य करता है। इसको हम लोग देख चुके हैं, एक लेक्चर में था ये वाला, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको आंसर दीजिए कि इसमें क्या बताया था मैं। अगला हम लोग देखते हैं, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, वायु शक्ति की बात कर रहे हैं। और वायु शक्ति में क्या होता है, स्पीड से आ रहा है हवा, तो हवा स्पीड से आ रहा है ना, तो उसकी स्पीड का यूज करके हम लोग एनर्जी बनाते हैं, उसी को बोलते हैं वायु शक्ति। वही है हमारा विंड एनर्जी है। तो उसमें क्या होता है, ठीक है, कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा मिलेगा ना, उसको हम लोग चेंज करेंगे विद्युत ऊर्जा में, तो हमारा आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।